जब भारत और कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी मैच होता है तब एक ना एक खतरनाक सस्पेंस देखने को मिलना एक आम सी बात है। लेकिन आज हम उस मैच के बारे में जानेंगे जब महेंद्र सिंह धोनी अपनी कैप्टेंसी में भारत को पहले ओडीआई सीरीज खेलने को गए थे। इस वक्त पर महेंद्र सिंह धोनी अभी नए नए थे और दुनिया अभी उन्हें पूरी तरीके से समझी भी नहीं थी। और इसी बीच रिकी पॉन्टिंग धोनी को काफ़ी ज़्यादा मजाक में ले चुके थे। लेकिन धोनी उसके बाद इतनी चालाकी से मैदान पर जाल बिछाए जिसमें फंसकर पूरी कंगारू टीम घुटने के बल आ चुकी थी। टॉस होता है और भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद भारत के तरफ से ओपनर की जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी क्रीज पर आती है। माना जाता है ये जोड़ी अगर टिक जाए तो कोई भी टीम को हराना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ब्रेटली के जैसे खतरनाक गेंदबाज थे जो 145 से लेकर 150 किलो प्रति घंटा के स्पीड से बॉल डालते थे, जिसमें फंसकर बड़े से बड़े बल्लेबाज भी आउट हो जाते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो था। खैर मैच स्टार्ट होता है और पहली ओवर में ही सौरव गांगुली फाइन लेग के तरफ एक शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर चल जाता है और ये मिलता है 4 रन। और ये बता देते हैं कि आखिर उन्हें खतरनाक बैट्समैन क्यों कहा जाता है। और आज तो मानो लग रहा था कि आज वो अलग ही फॉर्म में थे। लेकिन दूसरी ओवर में नेथन ब्रैथन की बॉल पर सचिन के पैड पर लगती है और जोरदार अपील होती है, लेकिन अंपायर का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आता और इस तरह सचिन को पहला जीवनदान मिल जाता है। आज ब्रेटली की बॉल से भारतीय खिलाड़ी को खेलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि इतनी तेज़ गेंद खेलना नॉर्मल सी बात नहीं थी। इतना तेज़ बॉल खेलना एक अपने आप में भी एक चुनौती थी। इसके बाद फिर ब्रेटली बॉलिंग करने आता है और सचिन के बैट से एज लगती है और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में चल जाती है। इसके बाद जोरदार अपील होती है और आज एम्पायर मानो सचिन का अच्छी तरह से साथ दे रहा था। एम्पायर का कोई भी रिएक्शन नहीं होता और सीधा नॉट आउट मिलता है और इस तरह सचिन को दूसरा जीवनदान मिल जाता है। इस तरह 5 ओवर खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी भारत का स्कोर 13 रन ही था। उसके बाद सौरव गांगुली एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका लगा देते हैं और ये साफ साफ बता देते हैं कि अगर वो क्रीज पर रहेंगे तो रन कभी रुकेगा नहीं। उसके बाद फिर से ऑफसाइड की तरफ कट करते हैं और गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेजते हैं और इस तरह भारत का रन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। उसके बाद फिर 7वें ओवर में ब्रेटली बॉलिंग करने आता है और सचिन एक अच्छे शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन बॉल सीधा सचिन के पैड पर जाके लगती है और जोरदार LBW का अपील किया जाता है, लेकिन एम्पायर का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता और यहाँ एम्पायर सचिन को नॉट आउट देते हैं और सचिन को तीसरा जीवनदान फिर से मिल जाता है। हालांकि रिप्ले में देखा जाता है तो सचिन क्लियर LBW आउट थे और सीधा बॉल विकेट से हिटिंग कर रहा था। इसके बाद अगली बॉल ब्रेटली शॉर्ट पिच डालता है जो सचिन के बैट से लगकर हवा में उड़ जाती है और यहाँ 3 फील्डर वहां खड़े थे, लेकिन कैच आखिर में कोई भी फील्डर के हाथ में नहीं जाती और सीधा जमीन पर आके गिरती है। इस तरह सचिन को चौथा जीवनदान फिर से मिल जाता है। आज मानो सचिन लक अपने साथ लेकर आए थे। इस तरह काफ़ी अच्छे से गेम चल रहा था। इसके बाद 10वीं ओवर में सौरव गांगुली लेग साइड की तरफ एक कट करके चौका जड़ देते हैं। इस तरह भारत 34 रन बना चुका था और इसमें सचिन 29 बॉल पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए थे। उसके बाद अगली ओवर में नेथन ब्रैथन की बॉल पर सचिन एक लोफ्टेड शॉट खेलते हैं और इस गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। उसके बाद अगली गेंद पर स्टेप आउट करके मिड ऑफ के ऊपर से एक चौका जड़कर भारत को 50
50 रन को आंकड़े को टच करवा देते हैं। इसके बाद सौरभ गांगुली कवर के ऊपर से एक चौका लगाते हैं और इसके बाद एक फ्लिप करके एक शानदार चौका जड़ दिए। इस तरह अच्छी सी पार्टनरशिप चल रही थी और इंडिया का स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर हो रहा था। इस तरह 15वें ओवर में भी सचिन ऑफसाइड की तरफ एक कट लगाकर चौका जड़कर भारत को 15वें ओवर की समाप्ति पर 68 रन पर ला देते हैं। इस तरह सचिन और सौरभ गांगुली की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी और भारत का स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन तभी 20वें ओवर में होप की बॉल पर सौरभ गांगुली के बैट से एज लगती है और बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में चल जाती है और इस तरह सौरभ गांगुली 41 रन पर कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब यहाँ भारत को 20 ओवर के समाप्ति पर एक विकेट खो चुका था और सिर्फ 91 रन था। उसके बाद युवराज सिंह ग्राउंड पर आते हैं। उसके बाद अगले ओवर में सचिन एक कट लगाकर शानदार चौका जड़ देते हैं। इस तरह अब सचिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आ गए थे और कोई भी बॉलर को अच्छी सी पिटाई हो रही थी। जहां ब्रेटली की बॉल से सब डर रहे थे तो अब सचिन मानो उसी की बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। उसके बाद सचिन कवर ड्राइव लगाते हैं और एक शानदार चौका जड़ के ये बता देते हैं कि आखिर उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा जाता है। इसके बाद युवराज सिंह भी इसे देखकर वो भी आक्रामक शॉट खेलने जाते हैं और एक स्वीप शॉट लगाकर एक चौका जड़ दिए। उसके बाद फिर अगली गेंद पर एक कट लगाकर मिडन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिए और इस तरह वो अपने बता देते हैं कि आखिर वो भी यहाँ खेलने आए ना कि गेंद देखने। उसके बाद अगली बॉल पर फिर से एक शानदार स्वीप लगाकर मिडन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिए। इस तरह भारत का स्कोर अच्छे से चल रहा था। इस तरह भारत 21 ओवर के समाप्ति पर 145 रन बना चुका था और सिर्फ एक ही विकेट खोया था। इस तरह अच्छे से पार्टनरशिप चलती है और यहाँ युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर के बीच 54 रन की पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर एक डबल लेते हैं और अपना 84वां ओडीआई हाफ सेंचुरी कंप्लीट करके ये बता देते हैं कि आखिर उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। इसके बाद वो मानो अपने आक्रामक रूप में आ जाते हैं और सचिन ऑफसाइड की तरफ एक कट लगाकर एक चौका जड़ दिए और इसी चौका के साथ भारत 150 रन के पार जा चुका था। उसके बाद अगले ओवर में भी युवराज सिंह नेथन की बॉल पर एक कट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर सचिन एक फ्लिप करके एक चौका जड़ दिए। आज दोनों बल्लेबाज कंगारुओं की अच्छी से धुलाई कर रहे थे, मानो आज कंगारुओं की धुलाई इन्हीं के हाथों लिखी हुई थी। उसके बाद अगले ओवर में युवराज एक स्वीप कट लगाकर एक चौका जड़ दिए। इस तरह भारत 35 ओवर के समाप्ति पर एक विकेट खोकर 172 रन बना चुका था। उसके बाद अगले ओवर में युवराज सिंह एक अच्छी खतरनाक शॉट खेलने जाते हैं लेकिन बॉल हवा में उड़ जाती है और सीधा ये कैच हो जाता है और इस तरह युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं जिनके बारे में दुनिया अभी जानी भी नहीं थी। उसके बाद सचिन और धोनी मिलकर काफ़ी अच्छा रन स्कोर किए और 40वें ओवर में सचिन होप के बॉल पर बैक कट लगाकर एक चौका जड़ दिए और इसी ओवर में के 5वें बॉल पर धोनी एक खतरनाक शॉट खेलकर बाउंड्री के पार सीधा बॉल को 6 रन के पार पहुंचा देते हैं। इस तरह 40 ओवर के समाप्ति पर भारत 2 विकेट खोकर 202 रन बना चुका था। उसके बाद 41वें ओवर में सचिन स्कोप शॉट लगाकर चौका जड़ दिए और इसी ओवर के चौथे बॉल पर धोनी स्ट्रेट में एक चौका जड़ दिए और अगली गेंदबाज यॉर्कर डालता है लेकिन उन्हें पता नहीं कि धोनी यॉर्कर किंग है और धोनी स्ट्रेट में एक शानदार एक और चौका जड़ दिए। इस तरह 41वें ओवर के समाप्ति पर भारत 216 रन बना चुका था लेकिन अगली ओवर में ब्रेटली के बॉल पर सचिन रन आउट हो जाते हैं और अविश्वसनीय 119 बॉल पर 89 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद क्रीज पर राहुल द्रविड़ आता है
जो अच्छी से पार्टनरशिप करता है, लेकिन अब जो है रन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। उसके बाद 45वें ओवर के समाप्ति तक भारत 235 रन बनाकर 3 विकेट सिर्फ खोया था। उसके बाद 46वें ओवर में ड्रेविड एक लोफ शॉट खेल के अपना पहला चौका लगा देते हैं। उसके बाद अगले बॉल पर फाइन लेग की तरफ कट लगाकर एक शानदार चौका जड़कर वो भी अपना खाता खोलकर अच्छी से रन स्कोर कर रहे थे। और इसी ओवर के 5वें बॉल पर डेविड अच्छी सी खतरनाक शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ बोल्ड हो गए और इस तरह बोल्ड होकर वो भी पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर भारत का कमान संभाल ले रोहित उथप्पा को भेजा जाता है, जो आते ही लोफ्टी शॉट लगाकर मिडअप के ऊपर से लेग साइड के तरफ यहाँ एक चौका लगा दिए। इस तरह 47वें ओवर के समाप्ति तक भारत 254 रन बना चुका था। इसके बाद यहाँ भारत का रन काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो चुका था, अब काफ़ी तेज़ी से रन बन रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ ब्रेटली को बॉल दिया जाता है, जो आते ही रोबिन उथप्पा स्टेप आउट करके 150 किलो प्रति घंटे की स्पीड के बॉल को ब्राउन बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। इसके बाद अगली बॉल पर स्ट्रेट में एक ताकतवर शॉट के साथ एक चौका जड़ दिए। इस तरह 49 ओवर के समाप्ति पर भारत 271 रन बना चुका था। उसके बाद 50वीं ओवर में रोबिन उथप्पा नेथन की बॉल पर स्टेप आउट करके ऑफसाइड की तरफ एक चौका जड़ दिए। अब यहाँ 2 बॉल सिर्फ बचा था और स्ट्राइक पर यहाँ धोनी थे, जो 5वीं बॉल पर स्टेप आउट करके स्ट्रेट के ऊपर से एक चौका जड़ दिए और आखिरी बॉल पर वो अपना फेवरेट शॉट हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर सीधा बॉल को स्टेडियम के पार पहुंचा दिए और इसी साथ 35 बॉल पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिए। इस तरह 50 ओवर की समाप्ति पर भारत 291 रन बनाकर 4 विकेट खोया था और अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन बनाना था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हाइडेन और एडम गिलक्रिस्ट क्रीज पर आते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से पहली ओवर की गेंदबाजी जहीर खान को सौंपा जाता है, जो अच्छी खासी स्विंग के साथ भारत को अच्छी खासी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तीसरी ओवर में जहीर खान के बॉल पर हाइडेन एक शानदार चौका लगा दिए। उसके बाद अगले ओवर में गिलक्रिस्ट आरबी सिंह के बॉल पर एक ताकतवर छक्का लगा देते हैं। उसके बाद भी यहाँ गिलक्रिस्ट रुकते नहीं और गिलक्रिस्ट अगले ओवर में जहीर खान के बॉल पर कट करके एक चौका जड़ दिए। इस तरह इसी ओवर के 5वीं बॉल पर हाइडेन एक फ्लिप लगाकर एक शानदार छक्का लगा देता है। इस तरह 5 ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 35 रन बना चुका था। अब यहाँ गिलक्रिस्ट हर एक छोटी बॉल को पुल खेलकर बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे और ये देखकर धोनी दिमाग लगाते हैं और स्क्वायर लेग की तरफ जहीर खान को फील्डिंग करने भेजते हैं और आरपी सिंह को शॉर्ट बॉल फेंकने को कहते हैं। और जैसे ही आरपी सिंह शॉर्ट बॉल फेंकते हैं, वैसे ही गिलक्रिस्ट से पुल शॉट खेलकर सीधा ठीक वहीं फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को धोनी की वजह से पहला झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग आते हैं। उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया टीम की सिर्फ एक ही प्लान था कि भले ही विकेट गिरे, लेकिन रन बनना कम नहीं होगी। और इसी तरह हाइडेन भी अब अच्छे से शॉट खेल रहे थे और इस तरह 8वीं ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिए और अगली गेंद पर फिर से एक कट लगाकर एक शानदार चौका जड़कर रन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ भारतीय गेंदबाज हाइडेन को रोकने को लगे ही थे, तो तभी दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग भी हमला मोल देते हैं और रिकी पॉन्टिंग भी एक से एक बढ़कर अच्छा शॉट लगा रहे थे। वहीं 10वीं ओवर में रिकी पॉन्टिंग लगातार 3 चौके एक ही ओवर में मार देते हैं, जहां एक ऑफ साइड के तरफ और 2 लेग साइड के तरफ अच्छे से कट करके खतरनाक चौका जड़ दिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट खोकर 75 रन पर आ चुका था। उसके बाद 11वीं ओवर में हाइडेन जहीर खान के बॉल पर एक स्टेप आउट करके लंबा छक्का जड़ देते हैं और अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिए। अब यहाँ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रहा था, क्योंकि हर एक ओवर में रन ही आ रहा था।
चाहे वो इरफान पठान को बॉलिंग दे तो उसमें भी रन पिटा रहा था, हरभजन को दे तो वहीं भी रन पिटा रहा था, और गांगुली का भी वही हालत था। इस तरह कंगारू टीम काफ़ी अच्छी से बल्लेबाजी कर रहे थे और यहाँ पर दबाव सीधा इंडियन टीम के तरफ जा रहा था। अब यहाँ महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। अब 18 ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया एक विकेट खोकर 122 रन बना चुकी थी। अब यहाँ ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज 35 ओवरों में ही यहाँ सारे रन चेस कर लेंगे, लेकिन तभी MS धोनी दिमाग लगाते हैं और कीपिंग करने सीधा विकेट के नज़दीक आ जाते हैं, और जैसे ही गेंदबाज गेंद डालता है वैसे ही पलक झपकते ही MS धोनी विकेट को स्टंप कर देते हैं। और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग आउट हो गए, और यहाँ रिकी पॉन्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वो आउट नहीं हो गए। लेकिन खैर यहाँ एम्पायर रिप्ले कर लेते हैं और रिप्ले में साफ साफ दिखा जाता है कि रिकी पॉन्टिंग का पैर लाइन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जिसके कारण रिकी पॉन्टिंग को आउट होना पड़ा। अब यहाँ रिकी पॉन्टिंग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतना जल्दी विकेट कैसे आ जा सकता है। इस तरह रिकी पॉन्टिंग आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने माइकल क्लार्क को भेजा जाता है, जो आते ही एक चौका लगा देते हैं। उसके बाद अगले ही ओवर में हरभजन सिंह के स्पिन के चलते वो माइकल क्लार्क सीधा बोल्ड हो गए। अब यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी को अच्छी से शुरुआत मिल गई थी, लेकिन तभी अब क्रीज पर एंड्रे साइमंड आते हैं, जो जिन्हें क्रिकेट का हैवान भी कहा जाए तो वो कम नहीं, क्योंकि वो जब आते हैं तो रन इतना ज़्यादा भागता है कि लगता है कि मैच अभी फिनिश हो जाएगी। खैर उसके बाद हाइडेन हरभजन सिंह के बॉल पर एक शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद साइमंड मुरली कार्तिक के बॉल पर एक शानदार स्ट्रेट के ऊपर से एक छक्का जड़ देते हैं, और ये देखकर MS धोनी हाइडेन को अपने जाल में फंसा देते हैं। दरअसल हाइडेन एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन था और यहाँ पर मुरली कार्तिक भी लेफ्ट आर्म बॉलर थे, और यहाँ आज के टाइम पर लेफ्ट आर्म बैट्समैन को जगह राइट आर्म बॉलर को भेजा जाता है। तो वहाँ MS धोनी अपना दिमाग लगाकर मुरली कार्तिक को बॉल थमाते हैं, और यहाँ मुरली कार्तिक आते ही 92 के स्कोर पर हाइडेन को जहीर खान के हाथों कैच आउट करके एक बड़ी सफलता दे देते हैं, और इस तरह MS धोनी की चालाकी के कारण हाइडेन आउट हो गए। इस तरह 34 ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट खोकर 191 रन बना चुकी थी। उसके बाद क्रीज पर ब्रेड हॉस आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइमंड अपना प्रहार जारी रखते हैं और काफ़ी अच्छा रन स्कोर करते हैं, जहां बीच बीच में ब्रेड हॉस चौका और डबल सिंगल लेकर काफ़ी अच्छा से साझेदारी कर रहे थे। अब यहाँ 42 गेंदों में 48 रन चाहिए थी। अब सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी 44वें ओवर में हरभजन सिंह के बॉल पर MS धोनी लेग साइड के तरफ यॉर्कर बॉल को स्टंप आउट पर हिट कर देते हैं। अब यहाँ जो है एक विकेट मिल चुका था और ऑस्ट्रेलिया साफ दबाव में दिख रहा था, क्योंकि यहाँ यॉर्कर गेंद को स्टंप पर मारना कोई आम सी बात नहीं थी। अब यहाँ कंगारू टीम के 20 गेंदों में 24 रन बनाना था, और बॉल थी RP सिंह की, जो आते ही साइमंड को बोल्ड कर देते हैं और ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं मानो ये विकेट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अगली गेंद पर RP सिंह के सटीक थ्रो के कारण हॉस रन आउट हो जाते हैं, और इस तरह 2 बॉल पर 2 विकेट लेकर इंडिया अच्छी सी वापसी करती है। उसके बाद MS धोनी अगला ओवर मुरली कार्तिक को देते हैं, जो आके 2 ही रन सिर्फ देते हैं। अब यहाँ गेम आखिरी ओवर तक जा चुका था और आखिरी 6 गेंदों में कंगारू टीम को 16 रन बनाने थे, जो काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं, क्योंकि इस वक्त पर अगर एक भी छक्का लगता है तो यहाँ गेम ऑस्ट्रेलिया के झोली में जा सकता था और एक विकेट के कारण भारत की तरफ आ सकता था। इसके बाद MS धोनी आखिरी ओवर के
कमान जहीर खान को सौंपते हैं, जो पहले ही बॉल पर एक चौका खा लेते हैं। इस तरह अब ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि इसमें इस रन को चेस कर लेगी, लेकिन उसके बाद जहीर खान अपना पकड़ मजबूती से बना लेते हैं और अगली 5 गेंदें सीधा डॉट कर भारत को 8 रन से विजयी बनाते हैं। और इस तरह जहां गेम ऑस्ट्रेलिया का झोली में था, तो अब भारत 8 रन से जीत चुका था। और ये मैच MS धोनी की पहली कैप्टेंसी के कारण था और MS धोनी अपने कैप्टेंसी में ही पहले ही गेम यादगार तरीके से जीत कर लाते हैं। और इस तरह MS धोनी को पहला ही गेम में अपना मास्टरमाइंड दिखाने को मौका मिलता है। बाकी इस मैच में MS धोनी के मास्टरमाइंड के बिना ये मैच काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था जीतना, लेकिन MS धोनी के चालाक फुर्ती और इस राइट डिसीजन के कारण भारत इस मैच को जीत चुका था। बाकी आप लोग MS धोनी के मास्टरमाइंड को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। बाकी इस वीडियो में मिलेंगे, बाय।